अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग जो है वो सेल बायोलॉजी शुरू कर चुके हैं। जिस सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, सेल कैसे डिस्कवर हुई, उसमें माइक्रोस्कोपी का क्या रोल था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने सेल थ्योरी को देखा, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि हम लोग जो है वो सेल के बारे में दो चीज़ें कहते हैं। पहली ये कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी चीज़ जो हमने देखी दैट वाज कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ठीक है, तो ये जो है पूरी सेल थ्योरी जो थी, दिस वाज बेसिकली द ओल्ड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आ गई, वो हमने नहीं स्टडी किया, दैट्स बियॉन्ड अवर सिलेबस, हम लोग वो स्टडी नहीं कर रहे। तो सेल थ्योरी बेसिकली दो स्टेटमेंट्स है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को या फिर एक लिविंग बीइंग को बनाने वाला स्ट्रक्चर सेल होगी। इट्स द फंक्शनल, ठीक है, तो काम भी जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो काम करने हैं वो काम भी यही सेल करेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ये बात जो है वो रुडोल्फ विर्को ने कही थी। वो एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है कि किस तरीके से रुडोल्फ विर्को ने ये चीज़ बताई कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। द स्टेटमेंट ऑफ omnicellular e-celluli हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, बट वो किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि सबसे ज़रूरी चीज़ एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज सेल। ठीक है, हमने लिविंग वर्ल्ड में भी ये चीज देखी थी और हम लोगों ने यहाँ पे भी ये बात कही कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जब तक सेल नहीं होगी उससे कम किसी चीज में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जब तक वो सेल के अंदर नहीं होगा, सेल की मशीनरी यूज नहीं करेगा, तब तक वो जिंदा नहीं है। वायरस इटसेल्फ इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके पास अपनी खुद की ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से वो लाइफ के प्रोसेसेस को कर पाए या लाइफ को सस्टेन कर सके। ठीक है, नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है दैट वुड बी ओवरव्यू ऑफ द सेल। हम लोग सेल को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है वो लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए एक अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा इट्स अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, हम लोग जो है एक बड़ी चीज को समझने के लिए पहले उसके बिल्कुल एक बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के बजाय उनमें एक कॉमन चीज जो पाई जाती है दैट इज सेल, उसके फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके केमिकल एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स थे, वो हो चुके हैं। ठीक है, वो हमने इसलिए पहले किया क्योंकि हम लोग इसको एक स्टोरी की तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, लाइफ बनी, हमने ये कहा कि लाइफ जो है वो बनती है कुछ मॉलिक्यूल्स के मिलने से, एक स्पेशल पैटर्न में जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो लाइफ बनेगी। ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमने वो देख लिया। नाउ दोज मॉलिक्यूल्स हैव कम टुगेदर और हमारे सामने जो एक बेसिक लिविंग थिंग आ गया दैट इज आवर सेल। तो अब इस सेल को जरा बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेल क्या होता है बेसिकली, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटिटी होगी। ठीक है, सब सेल्स के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती है जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, दीज आर द कॉमन थिंग्स इन ऑल सेल्स। ठीक है, हर सेल में हर चीज नहीं होगी, किसी सेल में कोई चीज ज्यादा होगी, किसी में कोई चीज कम होगी। उसकी बेस पे हम लोग सेल्स को जो है वो क्लासिफाई कर लेते हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो चीज सब सेल्स में होगी उनमें से जो सबसे पहला है दैट इज द आउटर कवरिंग नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली एक बाउंड्री है जो सेल के अंदर की चीजों को सेल की बाहर की चीजों से सेपरेट करता है। इसका मेन काम जो है वो यही है। इसके अलावा सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, इस चीज को रेगुलेट करने का काम भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घर की दीवार है। ठीक है, इस घर के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा ये बात बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि दरवाजा किसके लिए खोलना है, किसके लिए बंद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही दरवाजा ऑटोमेट हो जाए जिसके अंदर कुछ गिने चुने लोग फीड कर दिए जाए उसके डेटा सेट में कि इन लोगों को अंदर छोड़ना है, तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली तब खुल जाएगा। तो उसी तरीके से सेल के अंदर कौन सी चीज जानी है वो चीज ऑलरेडी सेल को पता है। ठीक है, वो इसका बेसिकली केमिकल नेचर डिसाइड करेगा। अगर चीज
जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, स्मॉल इन साइज है, तो फिर वो डायरेक्टली अंदर चली जाएगी। अगर बड़ी है, हाइड्रोफोबिक नेचर की नहीं है बल्कि हाइड्रोफिलिक नेचर की है, तो उसको अंदर ले जाने के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो ओवरव्यू है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखेगी दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक तरीके से मान लो हम लोग एज ह्यूमंस जब अपने घर में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो हमारे घर का माहौल हमारे लिए कंफर्टिंग माहौल होता है। ठीक है, घर के दीवार की बाहर हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए होते हैं। घर के अंदर आते ही लेट जाओ, कुछ भी कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज ये घर के रूल्स के खिलाफ नहीं हो रहे, तो यू कैन डू दैट इन योर हाउस। ठीक है, हर घर के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली साइटोप्लाज्म एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सेल के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इसके जितनी भी फैमिली मेंबर्स है, वो इसी में रह रहे हैं, इसी माहौल में रह रहे हैं। इट्स बेसिकली द एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? दिस इज बेसिकली सेमी लिक्विड स्टेट। ठीक है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होगा, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होगा, एक तरीके से सेमी लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन दिस। इस घर के अंदर रहने वाले लोग बेसिकली इसी में रहते हैं। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। यही साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पे सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस विल टेक प्लेस। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस विल टेक प्लेस, जिस चीज को एनसीईआरटी में मेटाबॉलिक एरिना या फिर एरिना फॉर केमिकल रिएक्शंस कहा गया है। अब सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या साइटोसॉल के अंदर ही होगी? जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो। कोई ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसके अंदर भी हो सकती है। जैसे हमारा जो रेस्पिरेशन वगैरह जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हमारी होगी दूसरी कॉमन चीज जो है। ठीक है, यही साइटोप्लाज्म है जो एक सेल को जिंदा रखती है। ठीक है, कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। ये स्टेटमेंट हम लोग क्यों कहते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है यही सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रहता है? ऐसा इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब हो ही साइटोप्लाज्म के अंदर रही है, जब साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करोगे कहां? मीडियम क्या होगा तुम्हारा ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस का? सो वी से कि दिस लिविंग स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए वी नीड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसके अलावा एक चीज जो कॉमन होती है सब सेल्स के अंदर दैट इज राइबोसोम्स। दीज आर आवर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे राइबोसोम्स है। ऐसा हो सकता है कि ये दिस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। आई मीन बाय दैट आई मीन कि इनका जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफर कर सकता है। ठीक है, एज इन हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s होगा, यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस के साथ लेकिन एग्जिस्ट हर सेल में करेंगे। इसके अलावा सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हर सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स वोंट बी द ऑर्गेनेल्स। हर सेल की अपनी अपनी प्रोटीन के हिसाब से जरूरत अलग होगी, बट राइबोसोम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वुड बी नीडेड बाय ऑल सेल्स। ठीक है, सो वी विल से दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस machinery. Can be of different types, can be of different types.
as in it can be 70s, it can be 80s, etc. ठीक है, यही दो टाइप्स नहीं होते, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो सेल के अंदर एक जरूरी चीज है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, दिस कैन बी ओपन, इट कैन बी डीएनए। ये कई बार डीएनए हो सकता है, डीएनए ना भी हो तब भी वो सेल कहला सकती है इफ इट हैज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमने कहा कि आरबीसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाट सेल इज। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, और हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये राइबोसोम्स जो है, दिस कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री भी हो सकते हैं, ये अटैच्ड भी हो सकते हैं। वी जस्ट राइट इट हियर, कैन एग्जिस्ट एज फ्री और इन अटैच्ड स्टेट। ठीक है, ये ईआर पे अटैच्ड हो सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ये फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकते हैं, ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकते हैं। वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, दीज कैन एग्जिस्ट इन फ्री और इन अटैच्ड स्टेट। अटैच्ड स्टेट में आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। क्यों होता है वो हम जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल हमारा मोस्टली डीएनए होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब जो ये जेनेटिक मटेरियल है, दिस कैन sometimes be covered in a membrane, this can be sometimes membrane bound, sometimes it won't be membrane bound। इसकी बेसिस पे सेल के दो टाइप्स होते हैं, one we call as prokaryotic cell। ठीक है, प्रो मीन्स बेसिकली प्रिमिटिव या पुराना। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओल्ड, पुराना। ठीक है, नॉट वेरी एडवांस। एंड यूकैरियोटिक मीन्स न्यू, एडवांस चीज है। तो जब हमारा डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, किसी प्रोटीन के ऊपर बाउंड नहीं है, विदाउट प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे कोई प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है, तो वी विल से दैट दिस इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिक डिफरेंस जो है वो यहां पे आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एक के अंदर वेल डिफाइंड वेल बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि दूसरे के अंदर वेल डिफाइंड वेल बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ वी विल स्टडी प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सेल्स जो है वो हर सेल के अंदर कुछ चीजें पाई जाएंगी, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कवर्ड होगा, कुछ के अंदर कवर्ड नहीं होगा। जिनके अंदर कवर्ड होगा वी विल कॉल देम एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल्स, जो जिनके अंदर कवर्ड नहीं होगा वी विल कॉल देम प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सिंपल से ये चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि सेल्स जो है वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन कि वो सेल्स कितनी एडवांस्ड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन वेदर देयर जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड और नॉट। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड into two types, one would be prokaryotic organisms। ठीक है, prokaryotic, and another would be eukaryotic। Pro basically means primitive या फिर old, जबकि हमारा U means new। ठीक है, और कैरियोटिक में जो कैरियन से जो आया है, ये कैरियन मीन्स न्यूक्लियस।
बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है सेल का। ऑर्गेनेल जो कि डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड। किससे पैक्ड होता है? इसमें क्या चीज भरी हुई होती है? तो हमारा जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस जो है वो दो तरह का होता है, फर्स्ट इज प्रो, अनदर इज यू। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है? इट्स अ ऑर्गेनेल दैट इज डेंसली पैक्ड विद द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी, कुछ के अंदर नहीं होगी। जिनके अंदर नहीं होगी उनको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, मैंने आपको एक बार सेंट्रल डोगमा का कहा था, ठीक है? तो सेंट्रल डोगमा में हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और यही प्रोटीन जो है वो बेसिकली सेल के अंदर होने वाले मोस्ट ऑफ द कामों को करता है। कोई भी रिएक्शन करनी हो तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? वो एंजाइम्स प्रोटीन होंगे। हमारे पास हमें हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है तो वो हार्मोन्स प्रोटीन होंगे कभी कभी, ठीक है? कभी कभी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो सकते हैं। हमें जो है वो स्ट्रक्चरली कहीं पे कुछ चीज जरूरत पड़ रही है तो वो प्रोटीन है। तो वर्क हॉर्स जो है वो सेल का वो प्रोटीन है, ठीक है? हर काम में प्रोटीन की दखल अंदाजी होती है। तो बेसिकली जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसको बचा के रखना हर चीज से ये जरूरी होता है, इसकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जिस तरीके से एक कंट्री का जो लीडर होता है इसकी सिक्योरिटी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो पूरी कंट्री का जो निजाम है वो डिसरप्ट हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसको मान लो कि ये प्रेसिडेंट है पूरी सेल का या फिर प्राइम मिनिस्टर है पूरी सेल का। अब अगर इसे कुछ हो गया तो पूरी सेल का जो निजाम है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो जो कंट्री जितनी ज्यादा एडवांस होगी वो अपने लीडर को उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, जो खुद की को कुछ नहीं कर पा रहे, वो अपने लीडर को क्या ही प्रोटेक्शन देंगे। तो सिमिलरली जो सेल खुद अभी प्रिमिटिव है, ठीक है, जो सेल खुद बहुत मतलब बेसिक सी चीजों पे अपना गुजारा कर रही है, उसके लिए यही काफी है कि उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है। उसको प्रोटेक्ट करना ना करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है क्योंकि वो है ही मतलब वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्योंकि एडवांस सेल्स है तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है? उस मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? सो हमारा जो पहली चीज है इसके अंदर जो हमारा डीएनए होगा, इसके अंदर हमारा डीएनए नेक्ड होगा, खुला ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है, ठीक है? जबकि यहां पे इट वुड बी पैक्ड या बाउंड विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जैसे हिस्टोन्स, ठीक है? हिस्टोन्स के साथ बाउंड होंगे। अच्छा, यहां पर जो है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। जबकि यहां पे हम लोग दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 अबाउट डीएनए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो यूजुअली लीनियर डीएनए होता है। व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर एंड व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर? सर्कुलर डीएनए का कोई टर्मिनल नहीं होता, इस तरह का डीएनए होता है, ठीक है? हाँ, पैकिंग की वजह से ये कुछ ऐसे हो सकता है कि सेल के अंदर ऐसे रखा हुआ हो,
तो हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज ए सर्क्यूलर डीएनए। हालांकि सर्क्यूलर तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये सर्क्यूलर, क्योंकि इसका कोई टर्मिनल नहीं है। इसके अंदर जो है जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, आपस में जुड़ गए, एंड पे भी एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ गया। लेकिन जो लीनियर है वहां पे क्या होता है, हमारे अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 21 प्लस 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 22 प्लस 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमारा जो है वो बेसिकली 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, 23 फ्रॉम मदर्स साइड एंड 23 फ्रॉम फादर्स साइड, ठीक है। लेकिन ये सारे जो है वो लीनियर होते हैं। इनके अंदर दो डिफरेंट एंड्स होते हैं। ये जो एंड्स है ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। जितने भी क्रोमोसोम्स है वो लीनियर है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, यूजुअली सेल्स के, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। इंट्रॉन्स आर एब्सेंट यूजुअली। ऐसा होता है कि इनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होंगे, जबकि यहां पे इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब ये इंट्रॉन्स क्या चीज है, देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वहां पे हमारे पास एक एमआरएनए बन के आया। अब इस एमआरएनए के अंदर क्या होता है कि कुछ, अगर यूकैरियोटिक एमआरएनए है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती है। ब्लैंक स्पेसेस बेसिकली नहीं होती है एक्चुअली। ऐसा मान लो कि ऐसे हमारे पास एक पूरा एमआरएनए बन के आया, ठीक है। इसके अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा था कि दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। लैंग्वेज सेम रही, बस जो मीन था मैसेज बताने का वो चेंज हो गया। अभी तक डीएनए था जो हमें मैसेज बता रहा था, अब हमें आरएनए मैसेज बता रहा है। सो दिस इज बेसिकली आवर एमआरएनए। अब इस मैसेज के अंदर कहीं कहीं पे कोई पोर्शन ऐसा होगा जिसको पढ़ना नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इन जो ये बेमतलब सी चीजें हैं, इनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, जिनको प्रोटीन के अंदर लेके नहीं आना, जिन सीक्वेंसेस को प्रोटीन के अंदर लेके नहीं आना, वी कॉल दीज एज इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स जो है वो एमआरएनए से रिमूव कर दिए जाते हैं, और उसके बाद दिस इज बेसिकली अवर प्री मैच्योर एमआरएनए, प्री एमआरएनए। इसके बाद जो हमारा मैच्योर एमआरएनए जो होता है उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो इंट्रॉन्स है ये एमआरएनए के अंदर तो नहीं होंगे। जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुई तो इंट्रॉन्स की जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तभी जाके वो एमआरएनए के अंदर भी आए। तो यहां पे जो ये है प्रोकैरियोटिक डीएनए, यहां पे एमआरएनए में जो है वो इंट्रॉन्स नहीं होते। पूरा जो जीन है जो हमें चाहिए जिससे हमें प्रोटीन बनाना है वो मौजूद होता है। नाउ सम ऑफ यू विल थिंक कि ये तो बेटर है, एंड दिस लीड्स टू, मतलब एक एनर्जी वेस्टेज है। पहले बनाया फिर रिमूव करो, देखो बनाने में भी एनर्जी लग रही है, फिर इसमें से ये रिमूव करना उसमें भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इनको वापस जोड़ना उसमें भी एनर्जी लगेगी, फिर उसके बाद प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो दिस इज सीम्स लाइक वेस्टेज है टाइम का, ठीक है, या फिर एनर्जी का वेस्टेज है। जबकि यहाँ पे जितना प्रोटीन हमें चाहिए उतना ही डीएनए में सीक्वेंस है, उतना ही आगे आ रहा है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार के लिए पॉइंट समझ लो, ये चीज याद रह जाएगी। इंट्रॉन्स चाहिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स है, एक एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स को जो है वो कोड कर सकता है। ऐसे कि हमारा जो ये जो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, ठीक है, इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, SPLICING, स्प्लाइसिंग। ये पढ़ना है हमें आगे, स्प्लाइसिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये स्प्लाइसिंग होती है तो हमारे सेल की जरूरत क्या है उसी हिसाब से स्प्लाइसिंग की जाएगी और मैसेज को जोड़ा जाएगा आपस में। हो सकता है जो एक प्रोटीन के लिए जो ये इंट्रॉन है ये किसी और के लिए एक्सॉन बन जाए। दिस वी कॉल एज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। कि एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे
मान लो इसके 5 टुकड़े हो गए ना, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 में से अगर एक रिमूव हो गया तो 4 को आपस में जोड़ के हम लोग जो है वो पूरी मैसेज बना सकते हैं और हमारा प्रोटीन बन सकता है। अब हमने पहला वाला इंट्रॉन रिमूव कर दिया था, अब अगर हमने सेकंड इंट्रॉन रिमूव कर दिया, पहला वाला वहीं पे रखा, तो हमारे पास दूसरा प्रोटीन बन के आएगा। अगर हमने दोनों को रिमूव कर दिया और इन दो को जोड़ दिया, इसको अलग छोड़ दिया, ठीक है, इसको अलग प्रोटीन बनाया, इन दो को अलग बनाया, तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। हम लोग जो अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करके अलग अलग प्रोटीन्स बना सकते हैं सेम एमआरएनए से, सेम डीएनए सीक्वेंस से। तो बेसिकली ये एक फायदा होता है, ठीक है, इंट्रॉन्स का, कि हम लोग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करके जो है वो एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं। हमें जो चाहिए हम कम जगह में बहुत ज्यादा चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। इट्स लाइक कि हमारे पास एक मैसेज आई जिसके अंदर कुछ जंक वर्ड्स थे जो वहां पे सेंस नहीं बना रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनका खुद में कोई सेंस नहीं था, ठीक है, लाइक देयर इज एन एप्पल ऑन अ ट्री। अब अगर मैं इसमें से एन हटा दूं, देयर इज एप्पल ऑन ए ट्री, मतलब बन रहा है, ठीक है, एन वहीं पे रखूं, ठीक है, या मैंने एप्पल हटा दिया, ऑन हटा दिया, देयर इज ए ट्री, ठीक है। सेम सेंटेंसेस से मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस बना सकता हूं। तो हम लोग क्या करें, कभी एक चीज को रिमूव करेंगे, कभी दूसरी चीज को रिमूव करेंगे, और हमारे पास अलग अलग मीनिंगफुल मैसेजेस बन सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहेंगे। हम लोगों ने कम लफ्जों में बहुत सारी चीजें स्टोर कर दी, हमें जो जरूरत है हम उसी हिसाब से इसमें से मैसेज जो है वो निकाल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली अबाउट द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका जो डीएनए है दैट वुड बी मेम्ब्रेन बाउंड, कहां पे लिखूंगा, ये हटा देते हैं बीच में। अच्छा, इसका जो डीएनए है दैट वुड बी मेम्ब्रेन बाउंड, नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक का मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, इसका जो है वो होगा, इसका जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, ठीक है। इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, कि ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड है, इसके बाहर जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है दिस बेसिकली एग्जिस्ट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड डिफरेंस आएगा दैट वुड बी ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स बेसिकली होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं किया कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक इंसान है, ठीक है, इस पूरे इंसान को फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर मौजूद चीजें जो है वो मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में हर एक अपना अपना काम करती रहे। दिमाग जब काम करेगा तभी चीजें चलेंगी, ठीक है। स्टोमक जब काम करेगा, लंग्स जब काम करेंगे, इंटेस्टाइन्स जब काम करेंगे, ठीक है, हमारे जो मसल्स है वो जब काम करेंगे, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा वो जब मिलकर सब चीजें काम करेंगी, तब जाके मैं जो है वो अच्छे से अपने काम कर पाता हूँ। मैं यहाँ पे खड़े होकर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जबान अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, मेरे दांत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा मुंह अच्छे से खुल रहा है, बंद हो रहा है, मेरी आंखें देख पा रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हर चीज जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही है। सिमिलरली ये जो सारी चीजें हैं इनमें से हम चीजों को क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेल्स के अंदर कुछ चीजें होती है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अगर जब ये मिलके काम करेंगे तभी हमारी पूरी जो सेल की मशीनरी है वो मिलकर अच्छे से काम कर पाएगी। तो उन सारी चीजों को हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं।
अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास, जबकि यहां पर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे सारे ऑर्गेनेल्स। एक्सेप्शन जो है वो यूकैरियोटिक्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, वन इज राइबोसोम। इनकी जो एक्सेप्शन है, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। पहला हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक्स के अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यूकैरियोटिक्स के अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। सेकेंड इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब डीएनए को अलग अलग करने का काम हमारा सेंट्रियोल्स का होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो दो है, ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ठीक है। यहां पे जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक इट वुड बी 70s, और यहां पर जो है वो 80s होगा। S इज बेसिकली स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, कैपिटल S होता है ये, ठीक है। व्हाट दिस बेसिकली सेज कि जब हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस दोनों के लिए कांस्टेंट कर ली, यूकैरियोटिक जो हमारा राइबोसोम है उसके लिए भी और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के लिए भी, दोनों के लिए कंडीशन सेम रखी और उसके बाद जो है उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, ठीक है, घुमाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर। तो सबसे पहले सेटल कौन होगा? हमारा 80s वाला सेटल होगा या फिर 70s वाला सेटल होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे स्वेडबर्ग ने यूनिट बनाया कि इतने टाइम में, ठीक है, आई गेस दैट वाज 10⁻⁹ सेकंड्स, आई गेस इज वन स्वेडबर्ग यूनिट। तो 70s मतलब कि इतने टाइम में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इतने टाइम में हमारा मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस बेसिकली डिफाइंस कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर आके कब सेटल डाउन होगा, तो हम कहते हैं कि दिस इज स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। कई लोग क्या कहते हैं, मीम्स देखे होंगे आपने इंस्टा पे, कि बायोलॉजी पढ़ाते वक्त जो मैथ की जाती है दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। यही कहा जाता है ना कि जब 60s और 40s मिलेंगे तो 80s बनेगा, तो वो लोग कहते हैं कि बायोलॉजी वालों की मैथ कुछ अलग ही चलती है। तो बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट्स के मिले हुए होते हैं, वन इज 60s, अनदर इज 80s। इसको जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर रखते हैं तो इसका जो स्वेडबर्ग कांस्टेंट आता है दैट इज 60s, इसका जो आता है दैट इज 40s। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि इनका 100s आएगा, ठीक है। ये आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जुड़ रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके ऊपर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उस चीज पर डिपेंड करेगा कि इनका स्वेडबर्ग यूनिट कितना आएगा। सिमिलरली इनका जो है वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर इट्स मेड अप ऑफ 50s एंड 30s। इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s जो है उसका स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, जबकि इसका जो 30s वाला है दैट मींस अ स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जो सब यूनिट छोटा है उसका स्वेडबर्ग कांस्टेंट छोटा है, जो सब यूनिट बड़ा है उसका स्वेडबर्ग कांस्टेंट बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये दोनों आपस में मिलकर जो एक यूनिट बना रहे हैं दैट इज 70s और 80s। ये मैथमेटिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे इन दोनों के ऊपर जब ये मिलते हैं तो इनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है वो क्या आएगा टोटल, वो चीज हम लोग बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होगी, इन सेल्स की रिप्रोडक्शन कैसे होगी। रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बाइनरी फिशन करेंगे, ठीक है। एक सेल दो टुकड़ों में बट जाएगी और हमारे सामने एक नई सेल बन के आएगी, ठीक है। एक सेल टूट के दो सेल्स में बट गई, जबकि यहाँ पे जो है वो माइटोसिस हो सकती है और मियोसिस हो सकती है।
माइटोसिस और मियोसिस। अब ये बाइनरी फिशन और माइटोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है, मियोसिस में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें हम लोग सेल डिवीजन और सेल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन डिटेल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ की टेंशन ना लो। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है दैट इज बेसिकली एन। क्या होता है? एन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ डीएनए या फिर एक सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। जबकि यहाँ पे या तो डिप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड से ज्यादा होगा यूजुअली, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हैप्लॉइड के अंदर एन हो, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हैप्लॉइड हमारा जो क्रोमोसोम है वो रहेगा, और यहाँ पे हमारा 2n, यानी कि डिप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड से ज्यादा 3n 4n वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है साइज। प्रोकैरियोटिक्स का साइज जो है वो 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10 to the power minus 6 6 5 है, 6 है, -6 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर के, ठीक है, कितने हिस्से करने हैं? 10 to the power 6 हिस्से करने हैं। उनमें से जो एक हिस्सा आएगा दैट वुड बी अवर 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 10 to the power 6 हिस्से इज 10 लाख हिस्से जो है वो करने 1 मीटर के। 1 मीटर इज अराउंड दिस, ठीक है, मेरे यहाँ से लेकर शोल्डर तक, दिस इज 1 मीटर। इसके 10 लाख हिस्से करो तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा दैट वुड बी 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का साइज होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, जबकि इनका जो है वो यूजुअली 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है ना। 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बड़ी होंगी इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनेल्स होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स यूजुअली है ही नहीं, ठीक है, ना के बराबर ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है हर चीज, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। यहाँ पे जो हमारे राइबोसोम्स है वो भी बड़े हैं, यहाँ पे वो छोटे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाते हैं, ये हमारा सिंपलर चीजों की तरफ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसा मान लो कि एक कमरे के अंदर सब फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, और यूकैरियोटिक ऐसा मान लो कि एक पूरा घर है जिसके अंदर अलग अलग रूम्स हैं जिनके अंदर सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग कमरों में अलग अलग काम हो रहे हैं। आपके घर की एग्जांपल अगर हम ले लें तो उसमें एक किचन होगा, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। जिनके पास नहीं है डोंट टेक इट टू द हार्ट, ठीक है। ये सोचो कि ये जो है वो हासिल करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, हर चीज़ में जो है वो थोड़ी सी अगर इंसान को आसानी मिल जाए तो कोई अच्छी बुरी बात नहीं, अच्छी बात ही है, ठीक है। अगर इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए तो अच्छी बात। तो यूजुअली जो फैमिलीज होती है, मिडिल क्लास लोगों का जो घर होता है दैट इज, उसमें एक किचन होगा, एक लिविंग रूम होगा, कुछ बेडरूम्स होंगे वगैरह, ठीक है, एक बाथरूम होगा। तो सिमिलरली यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्गी होता है, ईआर होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। हर एक कमरे के अंदर अपना अपना अलग अलग काम चल रहा है। अब अगर अचानक से इस पूरे घर की दीवारें गायब कर दी जाए, अगर मेरे इस रूम की दीवारें गायब कर दे, तो बाहर से कोई आ गया अंदर, उस मतलब अंदर कहाँ आया, वो तो अंदर ही है ना अब सारे, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा यहाँ पे? वहां से जो शोर हो रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मेरा पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किचन में कोई कुछ पका रहा होगा, उसने क्या कहते हैं उसको, उसमें तेल डाल दिया, आई डोंट रिमेंबर उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इन कश्मीरी वी कॉल दैट बगार करूँ, ठीक है। तो मसाले जल गए और पूरा धुआं धुआं हो गया और पूरा घर धुएं से भर गया। अगर किचन का दरवाज़ा बंद है, एग्जॉस्ट ऑन है, मसला ख़त्म, ठीक है। तो आसानी हो रही है ना उस चीज़ से। सिमिलरली जब सोने जा रहे हैं तो बेडरूम में सो रहे हैं सब लोग, कोई बाथरूम में नहीं सो रहा, ठीक है। जो काम बाथरूम में करना है वो कोई किचन में नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई वो मेरे आके रूम में नहीं कर रहा। तो उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आसानी हो रही है।
लेकिन जब सब चीज़ें एक ही जगह पे है तो उसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं दिस इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड, ठीक है, दिस इज़ एडवांस्ड। तो सेल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी सेल्स हैव एडवांस्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। और पहले जो है वो ऐसे ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, अब धीरे धीरे फिर कॉम्प्लेक्स होते गए विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम लोग ये कहेंगे कि क्या एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, क्या ये सेल वॉल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है? हाँ, होती है। क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है? कुछ में होती है, कुछ में नहीं होगी। किन में होगी, किन में नहीं होगी, वो चीज हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लेंगे। अभी के लिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। एक्सेप्शन जो है इसकी दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल होगी एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा, और कुछ यूकैरियोटिक्स के अंदर ये जो सेल वॉल है वो होगी, कुछ के अंदर नहीं होगी। प्लांट सेल्स के अंदर बेसिकली होगी, एनिमल सेल्स में नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से मेरा मतलब जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा मेन सर्कुलर डीएनए है, उससे हटकर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, ये भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हम लोग जो है वो प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड इज ए वेरी अमेजिंग थिंग, ठीक है। बहुत सारी मजेदार चीजें जो है वो इस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड की मदद से की जा रही है। प्लाज्मिड मजेदार चीज है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? जो हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के स्ट्रक्चर्स होंगे एंड वी विल कॉल देम प्लाज्मिड्स। इन प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है? इन प्लाज्मिड्स का काम होता है बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको कुछ स्पेशल फीचर्स देना, ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शंस देना इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। ये काम होता है इस प्लाज्मिड का। ये चीजें जो है वो आगे क्लास में होंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि प्लाज्मिड फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरियाज को जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबायोटिक का असर इस पे नहीं होगा। एंटीबायोटिक को काउंटर करने वाली कोई चीज वो हमारा प्लाज्मिड कोड कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से इसके अंदर जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उससे प्रोटीन्स बनेंगे, उसी तरीके से प्लाज्मिड से भी प्रोटीन्स बनते रहेंगे। इट विल हैव इट्स ओन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे तब। हर जेनेटिक मटेरियल का एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से जो वो डीएनए है उससे उसकी जब हमें कॉपीज बनानी है तो वो कॉपीज बनना शुरू होती है। तो प्लाज्मिड का अपना एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसकी अलग अलग फंक्शंस होती है। वन ऑफ दोज इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इन करंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो जब रिसेंटली मतलब इन लास्ट सेंचुरी, ठीक है, इसी सेंचुरी में जब हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की ईजाद की, जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इन्वेंट किया, तो हम लोगों ने इस प्लाज्मिड का बहुत यूज किया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड का यूज होता है। दीज प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स, ठीक है, कि हमारा जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें करना था वो हुआ कि नहीं, वगैरह बहुत सारे काम होते हैं जो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में इसके लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो यूकैरियोटिक्स के अंदर नहीं पाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं अब प्रोकैरियोटिक्स की और यूकैरियोटिक्स की, ठीक है, एग्जाम्पल्स।
इसमें एग्जाम्पल के लिए हमारा आ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, हमारा जो है वो माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर हमारा PPLO आएगा। PPLO वी विल स्टडी इन अ व्हाइल, ठीक है, PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके अलावा हमारा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक के अंदर हमारे जो है वो सारे प्लांटी जो है किंगडम उसके आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स, ये सारे जो है हमारे यूकैरियोटिक के अंदर आ जाएंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, देयर आर बेसिकली 5 किंगडम्स जिनके अंदर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम्स होते हैं। मोनीरा, जिसके अंदर हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हमारे सिंपल सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे पैरामीशियम वगैरह हो गए। इसके अलावा हमारे पास फंजाई होते हैं, ठीक है, उसके अलावा प्लांटे होते हैं और एनिमिलिया होते हैं, एनिमल सेल्स होती है, ठीक है। So this was basically about prokaryotic and eukaryotic organisms. Prokaryotic organisms के अंदर एक और खास चीज होती है, that is called mesosomes, ठीक है। mesosomes क्या होते हैं? Mesosomes are basically infoldings. क्या होती है? Infoldings. इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स आ जाती है, फोल्ड होने लगता है अंदर की तरफ। इन फोल्डिंग का मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देता है, क्यों? फॉर रेस्पिरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, बट हो सकता है 9th 10th में जब सेल वगैरह वो सारी चीजें पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन भी पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। देयर आर फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्यों होता है? बेसिकली दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर बहुत सारे आ पाते हैं। सिमिलरली, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कोई भी जो है वो ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करनी तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को खुद ही है, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी है वो खुद ही है, ये कर रहा है, इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स नहीं है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया बढ़ाना है वो भी कौन करेगा? यही मेसोसोम्स करेंगे। इसके अलावा ये मेसोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन के अंदर मदद करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर मदद करते हैं। इसके अलावा स्क्रीशंस में मदद करते हैं, ठीक है, ओके, और सेल डिवीजन और उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है, स्क्रीशंस में मदद करते हैं। कोई चीज को हमें स्क्रीट करना है बाहर, हमें नहीं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को स्क्रीशंस में मदद करते हैं। कौन? हमारे मेसोसोम्स। तो ये जो है हमारा काम होता है मेसोसोम्स का, सरफेस एरिया बढ़ाना। किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। दिस इज द मेन काम ऑफ मेसोसोम्स, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना, सेल डिवीजन करवाना। इसके अलावा जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन भी आ जाएगा यहाँ पे, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का बनाना, ठीक है। देखो क्या होता है बेसिकली, ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर इनफोल्डिंग आ गई तो यहाँ पे जो है वो सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा, और इनफोल्डिंग बढ़ते 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 हमारी सेल वॉल डिवाइड होगी, और सेल वॉल, ये सेल जो है वो डिवाइड होगी और बीच में जो है वो सेल वॉल बन गया, और दो सेल जो है वो अलग हो गई। तो ये जो है वो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करेगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा, और सिक्रीशन में मदद करेगा। कोई चीज हमें बाहर फेंकनी है तो उस चीज में मदद करेगा, उसको स्क्रीट करना है बाहर तो उस चीज में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग ये समझ गए कि सेल में जो है वो सेल क्या होती है, ठीक है, एक चीज हमने समझ ली। हमने सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया कि सब सेल्स के अंदर कौन सी चीजें कॉमन होगी, वो चीज हम लोग समझ गए, एक ओवरव्यू ले लिया हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि बेस्ड ऑन के सेल मेम्ब्रेन कैसा है, प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, न्यूक्लियस कवर्ड है या नहीं है,
उस चीज़ के बेसिस पे हमने सेल्स की दो टाइप्स देख ली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। एक है जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है और दूसरे जो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा देख लिया। अब जो है वो अगर हम अब हमने इतना तो समझ लिया, अब हम जो है वो चलो हमने ये चीज़ समझ ली, अब हमें ये करना है कि अब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमें अब इस चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। अब हमें सेल्स को स्टडी करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। उनका जो है वो काम अलग अलग है, तो लेकिन एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन है, इसके अंदर की मौजूद जो सेल्स है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। किसी का काम कुछ है तो उसकी शेप और साइज उसी हिसाब से है, किसी का कुछ और काम है तो उसका शेप और साइज उसी हिसाब से है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ डेटा मेंशन्ड है, तो मैं वही डेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे छोटी सेल है दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, हमारे पास सबसे छोटी सेल जो है दैट इज माइकोप्लाज्मा। इट्स ऑफ 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर है ना, 0.3 माइक्रोमीटर, सॉरी 0.3 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, दिस इज ऑल्सो ए प्रोकैरियोट, लेकिन ये सबसे छोटा वाला प्रोकैरियोट है, ठीक है। इट्स ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर्स इज 3 into 10 to the power minus 7 meters, ठीक है। 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन हिस्से कर लो 1 मीटर के, ठीक है। तो उतना छोटा हमारा माइकोप्लाज्मा। इसी माइकोप्लाज्मा के अंदर एक और चीज आती है दैट्स कॉल्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ इज अ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज बेसिकली बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो पीपीएलओ क्या होता है? इट्स न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, या फिर हम ये कहते हैं 1 into 10 to the power minus 7 मीटर्स का साइज होता है पीपीएलओ का। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो पीपीएलओ है, विच इज ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का यूजुअल साइज है 0.3 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लार्जेस्ट सेल कौन है? लार्जेस्ट सेल जो अभी तक हमारी नॉलेज के हिसाब से या फिर ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है दैट इज लार्जेस्ट सेल, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है? हमारी नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती है। ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का कंपैरिजन नहीं है, ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कोई एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की छोटी सेल बड़ी सेल नहीं देख रहे हैं हम लोग जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और ओवरऑल हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि सेल कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। उसके अलावा अगर हमें ये देखना हो कि बैक्टीरिया का जो यूजुअल साइज है दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। बैक्टीरिया का यूजुअली जो साइज होता है दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। इसी तरीके से जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसीज, इनका साइज जो है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर, लेकिन इन डायामीटर, ठीक है। क्योंकि आरबीसी क्या होती है, वो कुछ ऐसी होती है, बीच में खाली होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होती है। अगर इसका टॉप, अगर हम इसको ऐसे मोड़ दे, जैसे इट्स टॉप व्यू, अगर हम इसको ऐसे देखना चाहे, इट इज ए बाइकनकेव शेप्ड सेल। ये बीच में जो है वो पिचकी हुई होती है, साइड से ठीक ठाक होती है। तो इसका जो डायामीटर है दैट इज 7 माइक्रोमीटर, 7 into 10 to the power minus 6। So these are basically some cells that you should remember. इनका साइज क्या है वो चीज याद रखनी है। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच है,
लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, माइक्रोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर। ये चीजें जो है वो याद रखने की है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है सेल्स का, बेस्ड ऑन व्हाट, अलग अलग साइज क्यों है? अलग अलग साइज है इनका फंक्शन। हर एक सेल का अपना अपना एक काम होता है, एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो हर सेल, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनके अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर शो हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक सेल एक काम करिए, दूसरा सेल दूसरा काम करिए। तो जो सेल है, हर एक सेल अपने अपने फंक्शन के हिसाब से उसका साइज होगा, या फिर हर सेल की जो साइज है वो डिटरमाइन करेगी कि इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। बोथ वेज हम लोग ये कह सकते हैं। नर्व सेल्स लंबी होती है क्योंकि इनको जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करनी होती है, सिग्नल को पहुंचाना होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से सिग्नल ली, यहाँ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना है, तो इसको लंबा होना जरूरी है। छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स यूज हो जाएंगी तो एक सेल लंबी है, मसला खत्म। बैक्टीरिया सिंपल सी सेल है, इसका अपना काम है। आरबीसी में सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, उससे इसका ऐसा साइज है, ठीक है। अब शेप, अलग अलग सेल्स की जो है वो शेप भी डिफरेंट हो सकती है। क्यों? अगेन क्योंकि उनका फंक्शन वैसा होगा और उनकी जो शेप है ये उनके फंक्शन को सपोर्ट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूकैरियोटिक्स के अंदर देखें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो मसल सेल है, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द मसल सेल, ठीक है, टेपरिंग एंड्स, लंबी सी। अच्छा, नर्व सेल कुछ ऐसी होती है, ठीक है, लंबी सी सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन से निकले हुए हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। तो इसकी शेप कुछ और ही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो ये नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व, न्यूरॉन लिख लो, ठीक है। हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, अगर डब्ल्यूबीसी है, इनका जो है वो कुछ एमीबॉइड सी शेप होती है। डब्ल्यूबीसी का जो है वो एमीबॉइड शेप होती है, जबकि आरबीसी का क्या होगा, एक बाई कनकेव शेप होगी। दिस इज अवर आरबीसी, अलग अलग शेप है, ठीक है। अब हमारी जो स्पर्म सेल होती है, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसकी एक टेल होती है, एक हेड होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है इस चीज को, ठीक है। इसका जो फंक्शन है उस हिसाब से इसको हेल्प कर रहा है, स्पर्म सेल्स। इसी तरीके से हमारी जो स्किन सेल्स होती है, जिनको हम लोग एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, दे आर ऐसे इलोंगेटेड सी सेल्स होती है वो, जिनके अंदर क्या होता है, बेसल न्यूक्लियाई होता है। दिस इज द बेसल न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई। इसको लिख लो एमीबॉइड शेप, एमीबॉइड शेप। इसको लिख लो बाइकनकेव, इसको लिख लो इलोंगेटेड, ठीक है। ये चीजें कुछ लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया हमारे यूकैरियोटिक्स के अंदर जो है वो अलग अलग शेप्स की होती है। इसके अलावा ये हो गए हमारे एनिमल सेल्स, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट सेल्स के अंदर बात करें, हमारे जो ट्रैकीड्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे होते हैं, ट्रैकीड्स। ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, जिनके अंदर अब न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है। इनका अपना काम होता है, ठीक है, वाटर, फूड, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो है, there are cells, it was neutrophil cells, इनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं, ठीक है।
तो ये क्या होती है, हमारी मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स जिनके अंदर क्या होते हैं, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हमारे सर्कुलर या ओवल शेप की सेल्स होती है। तो हर सेल अपने अपने फंक्शन के हिसाब से उनकी अलग अलग शेप हो सकती है। मसल सेल, न्यूरॉन, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, या फिर हम इनको ब्लड सेल्स कह दें, स्पर्म सेल, हमारी जो एपिडर्मल सेल्स होती है, ठीक है, हमारी जो ट्रैकीड्स होती है, मेसोफिल सेल्स होती है, इनकी अलग अलग शेप्स है, ठीक है। ये दीज आर बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्रोकैरियोटिक की तरफ जाए तो प्रोकैरियोटिक में बेसिकली 4 शेप जो है वो मेनली पाई जाती है। वन इज दिस, इसको हम लोग कोकस कहते हैं, गोल, ठीक है। इसके अलावा देयर इज दिस, इसको हम लोग स्पाइरल शेप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज दिस विब्रियो, और इसके अलावा हमारे पास होता है कौन सा वाला, रॉड शेप्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज बैसिलस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कोकस, स्पाइरल, विब्रियो, बैसिलस। ये हमारा कोकस जो है वो स्फेरिकल होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम सुना होगा, निमोनिया जिससे होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप होती है इसकी। इसकी क्या होती है, थोड़ी सी कॉइल्ड शेप होती है, इसको हम लोग स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। विब्रियो, विब्रियो कॉलरा का नाम सुना होगा आई गेस। तो इसकी क्या, इसको हम कहते हैं कॉमा शेप, जैसे कॉमा की शेप होती है वैसे ही ये होता है। दिस इज कॉल्ड रॉड स्ट्रक्चर। लैक्टोबैसिलस देखा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। रॉड लाइक हो सकता है देखा हो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि देखा होगा कि नहीं देखा होगा अभी तक। तो बैसिलस, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, comma like structure, coiled structure and spherical structure. This is basically our prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms, ठीक है। कोकस, स्पाइरल, विब्रियो, बैसिलस। और ये थी कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दी हुई है, कुछ मैंने ऐसे ही रख दी है वहां पे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, और ये जो है वो एनसीईआरटी में दी हुई है। सॉरी, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सेल 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बेस्ड ऑन कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सेल के अंदर। दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि सेल्स जो है वो वैरी कर सकती है इन देयर शेप, इन देयर साइज, ठीक है, इन देयर फंक्शंस ऑल्सो। अब कल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ जाएंगे। अगर प्रोकैरियोटिक में कुछ बचा हुआ है अभी तो वो कल कवर कर लेंगे, और फिर हम लोग यूकैरियोटिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और यूकैरियोटिक के अंदर हम लोग बेसिकली हर चीज़ को, जो भी कोई सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, उसका जो है वो कवरिंग होती है सेल की, आउटर सेल कवरिंग, वो सारी चीज़ें देख लेंगे, बाहर से लेकर अंदर तक पूरा उस सेल को एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कम से कम रटने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि मतलब इफ आई एम एक्चुअली गेटिंग टू वेयर आई वांट टू, क्या मैं वो चीज़ अचीव कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई रेस्पॉन्स मिले वहाँ से कि कैसी चल रही है चीज़ें, आई विल ट्राई टू एडवांस माई सेल्फ बेस्ड ऑन माई ओन अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि कैसा चल रहा है काम। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इवन दो मैंने इसमें कट्स भी लगाए बहुत सारे, क्योंकि इंक जो है वो थोड़ा सा बोर्ड पे स्टिक हो रही थी, तो मैंने जो है वो पॉज करके बोर्ड इरेज किया कुछ देर के लिए। तो उसके बावजूद लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा होगा, सेल का जो है वो बेसिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। तो by the end of this chapter you will understand various aspects of biology, क्योंकि सेल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी 11th-12th की जो भी बायोलॉजी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर समझ लें तो बायोलॉजी समझ में आ गई। तो इसके बाद जो है वो कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।